हीलर के पास, हीलर से वो वाइब्रेशन जाता है रिसीवर के पास, और उसके पास से फिर से ऊपर जाता है ब्रह्मांड में। इसी तरह से सर्कल चलता रहता है और एनर्जी का वाइब्रेशन। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आप लोग पुरानी जो वीडियोस डली होंगी अपन ने जो पढ़े थे उनको थोड़ा सा एक दो बार और आप लोग सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब भी कभी आप लोग काम करते हैं, कोई काम कर रहे हो, तो उनको ईयरफोन लगा करके थोड़ा सुनते चलिए। हमारा जो कनेक्टिंग सिंबल है, कनेक्टिंग सिंबल को हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि ये वर्तमान की स्थिति को ही कनेक्ट नहीं करता है, भूत और भविष्य की चीज़ों को भी कनेक्ट करता है। अकेले हम लोग उपचार के लिए वर्तमान में प्रेजेंटली जो वस्तु हमारे सामने है, जो व्यक्ति हमारे सामने है, उसको हम हील कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर हम लोग भूत और भविष्य, जो भूत में कुछ हो चुका है उसको भी कनेक्ट करेगा, और भविष्य में हमें कुछ करना है उसको भी कनेक्ट करेगा। अदरवाइज मान के चलिए कि आपका किसी से केस चल रहा है और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपका मान लीजिए 15 दिन बाद आपका पुनः पेशी होने वाली है, और आपको पता है कि मुझे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या कोलकाता कहीं भी आपका पेशी जहाँ होती है वहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं उस स्थान को। और जिस वकील के माध्यम से जिस जज के जो जज है वहाँ का, उस जज को आप लोग कनेक्ट करके उसके अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, और उसके ओरा को क्लियर करके आप उसके अंदर अपने सोच को, अपनी एनर्जी को भेज करके आप उसकी मानसिकता को अपने फेवर में ले सकते हैं। आप 5-7 दिन, एक सप्ताह तक लगातार यदि उसको परमिशन देंगे और अपने पक्ष में उस चीज़ को लेना चाहेंगे, तो उसके अंदर एक नया विचार उत्पन्न होगा और आपके प्रति उसकी सकारात्मकता उत्पन्न होगी। उस सकारात्मकता से आपको सफलता मिलेगी। वैसे ही आपके बच्चे की परीक्षा है, तो परीक्षा के लिए आप लोग जो परीक्षा हॉल है वहाँ की एनर्जी को आप मैनेज कर सकते हैं। परीक्षा में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं या जिनसे मान लीजिए आपको याद भी नहीं है, फिर भी आप उस टीचर को सामान्य से लेकर के आप उसको कनेक्ट करके उसके नेगेटिव थॉट्स को बाहर करिए, उसके ओरा को क्लियर करिए, उसके ओरे में अपना अफर्मेशन प्रवेश कराइए। तो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, कनेक्टिंग सिंबल अकेला अपन को वर्तमान की किसी परिस्थिति को ही सुधारने के लिए नहीं है, हम लोग भूत और भविष्य की चीज़ों को भी हम अपने फेवर में ले सकते हैं। भूत में कभी हमसे किसी से एक्सीडेंट हो गया था, किसी से हमने गलत बोल दिया था, कोई अपशब्द बोल दिया था, उसको आप कनेक्ट करके आप उसको अफर्मेशन दें, क्षमा याचना करें और अपने पक्ष में उसको लेने का प्रयास करें। अपने बैर भाव को छोड़ दें, उसको भी आप अफर्मेशन करके कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बहुत अच्छा समझता हूँ, और आप और हमारे बीच में जो हुआ था सब क्लोज हो चुका है। अब हम एक दूसरे से वात्सल्य और प्रेम रखते हैं और हमेशा रखते रहेंगे। ऐसे अच्छे अफर्मेशन आप देते हैं तो निश्चित तौर से हमारी वो भूलें, हमारी वो चूकें दूर हो जाती, हमारा बैर भाव शीघ्रता से ख़त्म हो जाता है। घर में सास बहू हैं, बेटा पुत्र हैं, पुत्र पुत्री हैं, किसी प्रकार से आपस में कोई असमंजस की स्थितियां बनी हैं, तो हम लोग उस स्थिति में भी उनको कनेक्ट करके अपने फेवर में ले सकते हैं। यदि एक ही सांस सब लेते हैं तो हम लोग अपने ओरा बना करके एक साथ सारे परिवार को एक साथ कनेक्ट करके और उनको भी अच्छे खासे तरीके से हम लोग अफर्मेशन दे सकते हैं। बच्चा बाहर पढ़ता है या आपकी बेटी बाहर शादी हुई है, उसको आपको लग रहा है कि उसकी दिक्कत आ रही है, तो आप अपना ओरा तैयार करके उसको भी अपने ओरा में कनेक्ट करके और उसको अफर्मेशन दे सकते हैं, उसके ओरे को क्लियर किया जा सकता है। तो बहुत सारे काम है कनेक्टिंग की, ऐसा नहीं है कि अकेले हम लोग प्रजेंटली या किसी व्यक्ति को लें। वस्तु को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, किसी वस्तु को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में बहुत ज़्यादा आपत्ति विपत्ति आती, वास्तु आदि दोष हैं, तो हम उसके घर को कनेक्ट करके उसके घर के कनेक्ट करने के पश्चात हम घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी हैं उस कॉर्नर में, जैसे मान लीजिए कि ईशान दिशा में यदि लेट बाथ बने हुए हैं, तो हम वहाँ के
उसको चिंतन में ला करके वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को भी क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसे अदरवाइज और चीज़ों को भी हम लोग कनेक्ट करके सही कर सकते हैं। ठीक है, कोई गाय है, कोई पशु है, कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई घर है, कोई वाहन है, कोई दुकान है, दुकान नहीं चल रही है बहुत अधिक, तो फिर हम लोग उस दुकान को भी कनेक्ट करके उसमें बार बार अफर्मेशन देंगे, बार बार व्यवस्थित करेंगे, तो वहाँ की एनर्जी भी बढ़ती है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे लाभ हमें मिलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमें जोड़ करके रखना है ना। हमने समझे भी थे, ऐसा नहीं कि पहले समझा नहीं है, कोई नया विषय आया हो। ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। ये तो अपन इसके बारे में कभी चर्चा ज़्यादा नहीं आई है, इसलिए हो सकता है कि हम लोग इस चीज़ को विस्मृत कर गए हों। और ये विषय भी हमें पेन अपना याद रखना है, विशेष रूप से इसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? चलिए, तो हम लोग लगभग ये सप्ताह में अपना पेपर हो जाएगा, और पेपर के पश्चात हम लोग अगले सप्ताह एक दो दो चार पाँच दिन बाद हो सकता है कि अगले से अगले सप्ताह गर्भ संस्कार की पूरी विधिवत तरीके से हम लोग एक सप्ताह का पूरा क्रम चलेगा उसमें। और हम लोग समझेंगे कि गर्भ संस्कार किसी को 3 महीने बाद से कैसे संस्कार दिए जाते हैं, क्या होता है, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को अपन लोग क्रम क्रम से समझेंगे। गर्भ संस्कार की विधि के साथ गर्भ संस्कारों को भी समझेंगे कि गर्भ संस्कार आप कभी किसी की करना चाहते हैं तो कैसे 3 महीने में किए जाते हैं, कैसे 5 महीने में, इसमें 7 महीने में, 9 महीने में क्या करना चाहिए, उसका नाम कैसे रखना चाहिए, नाम के लिए भी कैसा कैसा कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ों को भी अपन लोग क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग कि पेपर के बाद छुट्टी 1 महीने की? छुट्टी, ठंडी की छुट्टी कर देती हैं 1-2 महीने की। ठीक है, ठंडी बहुत पड़ने लगी है तो स्कूल आने में, कॉलेज जाने में दिक्कत होती है, इतने दूर से आ नहीं पाते हैं, तो हमें छुट्टी दे दीजिए 1 महीने। ठीक है भैया जी, छुट्टी नहीं होती, वहाँ भी क्लासे घर से ले लेते हैं, हम तो वैसे ही घर से लेते हैं। पर हम तो घर घर जाके लेते हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम आपके घर में ही बैठे हैं और वहीं पे क्लास ले रहे हैं, तो भाई एक साथ जुड़ने तब ही होता है, एक साथ अच्छे से जुड़ो ना है तो, है ना, नहीं तो फिर जुड़ो ही नहीं। चलिएगा, तो इस प्रकार से अपन लोगों ने सारी चीज़ों को समझा। विशेष रूप से अब आपको ध्यानों पे ध्यान देना है, अपने फोकस को बढ़ाना है, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, फालतू के विचारों से दूर रहना है, अपनी नकारात्मक, देखो आज अमृता दीदी भी पधार चुकी हैं, स्वागत करेंगे दोनों हाथ से सब लोग। क्या आप आएँ, बाहर आएँ, चलिए कर दीजिए तालियों के। तो डेली जुड़िएगा, अब समय आ चुका है तैयार होने का, डॉक्टरों से और अच्छे डॉक्टर बनने का। तो आगे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, और विशेष रूप से कुछ और जिज्ञासाएं किसी की हों, पूछना हो पूर्व के विषयों से लेकर के आगे के विषय या बीच के विषयों से लेकर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन लोग थोड़ा सा और आज एनर्जी बढ़ाने वाले कुछ और कार्य करेंगे। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए पूछिए, असिता दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, मुझे ये पूछना था कि अगर हमको किसी को रेकी देना है तो उसका कुछ फिक्स टाइम रहता है कि सूर्योदय और सनसेट के पहले देने का, दिन में नहीं देने का, या रात में नहीं देने का, ऐसा कुछ टाइम रहता है रेकी देने के लिए? हाँ और बहुत। इमरजेंसी हुआ तो हम कभी दे सकते हैं? हाँ, इमरजेंसी में आप कभी भी दे सकते हैं, 24 घंटे में जब चाहें तब आप इमरजेंसी में दे सकते हैं। पर आप लंबे समय के लिए यदि कोई कोर्स मतलब दे रहे हैं, उसको समय तक का दे रहे हैं, आपको पता है कि 7 दिन, 11 दिन, ऐसे 21 दिन ऐसे कोर्स अपन को चलाना चाहिए विशेष क्रिटिकली स्थिति में। पर यदि मान लो कोई बहुत बड़ी सिचुएशन बन रही है तो आप जब भी सडनली तुरंत तुरंत आप स्पॉट पे ही दे सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। पर यदि वैसे सामान्य से सभी को दे रहे हैं तो प्रातःकाल सबसे अच्छे मुहूर्त रहता है, हमारा मस्तिष्क भी शांत रहता है और सामने वाले का मस्तिष्क भी विचारों से थोड़ा सा शून्य रहता है, उस समय सबसे बेहतर स्थिति रहती है। सोने से पहले भी आप दे सकते हैं,
ये भी अच्छा। थोड़ा सा सोने वाला कोई व्यक्ति है तो उससे पहले आप पर एकदम ऐसे समय पे ना दें कि एकदम वो सोने का टाइम ही हो और तभी दे रहे हो, तो फिर वो वैसे ही हो जाएगा जैसे कि अभी मन्नी की मृत्यु हो गई थी ना। तो वैसा हाल ना हो जाए कि आधा सुना और आधा रह जाए तो फिर खेल ख़त्म हो जाए। तो उसको थोड़ा सा पहले ही चेन देने का। पर आप जब भी अपर मतलब उसको हील करें, उसको सतर्क रखें। सामने वाला यदि हमारे सामने और वो खुद इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, वो या उपचार कराना चाह रहा है, तो उसको सावधान करते रहें बीच बीच में कि आपको बीच कहीं से कहीं तक झपकी नहीं लेना, सोना नहीं है। आप उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा म्यूजिक लगा सकते हैं, है ना, या कोई भी धुन वगैरह लगा सकते हैं ताकि उसका मन उपयोग वहाँ रहे। या आप भी अफर्मेशन के माध्यम से उसके मन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, मतलब मस्तिष्क शांत जब जब भी रहे उस कंडीशन में आप उसको दे सकते हैं। बहुत बेचैन हो, परेशान हो, ऐसी स्थिति में आप उसको थोड़ा सा पहले सतर्क करिए। फिर उसके बाद जैसे ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में क्या होता है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो अभी ऑपरेशन नहीं करते हैं, है ना। ऐसी कई सिचुएशन होते हैं कि उस स्थिति में ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं। जब व्यक्ति का एकदम टेम्परेचर लेवल पे हो, व्यवस्थित हो, तभी ऑपरेशन दिए किए जाते हैं। वैसे ही मन शांत होगा, थोड़ा बेचैन नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा घबराया नहीं होगा, उस स्थिति में आप उसको मतलब उसको आप उपचार दें, रेखी दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत तड़प रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो आपको अपने मन को शांत रख के आप उसको खुद अपनी एनर्जी दे सकते हैं, मतलब अपन रेकी कर सकते हैं। सामने वाले को तो अब ज़्यादा शांत कर नहीं सकते क्योंकि उसकी तो बहुत स्थिति खराब चल रही है। तो आप अपने मन को शांत रख के, आपको घबराना नहीं। यदि मान लो जैसे आपके किसी अच्छे व्यक्ति की हो गई है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी स्थिति, तो आप कुछ घबरा घबरा के देंगे तो नहीं दे पाएंगे। आपको एकदम शांत माहौल में रहना है, आपको एकदम शांत रखना अपने आप को, और मन को शांत रख के आपको उसको हील करना है अपनी एनर्जी से। तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। भैया जी सॉरी, तो हम जब भी रेकी देते हैं तभी अपना चंद्र स्वर चालू होना चाहिए, तो ही अपना मन शांत रहेगा, तो ही चंद्र स्वर चालू रहेगा। और सामने वाले को भी अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज उसका भी मन शांत रखने के लिए उसका भी चंद्र स्वर होना जरूरी है क्या? नहीं, उस समय हम कुछ नहीं देखेंगे। यदि मान लो स्पॉट पे एकदम कुछ हो गया है तुरंत, तो उसका कोई भी स्वर चल रहा हो, उस समय नहीं देखना अपन को तो उस समय ना अपना स्वर के चक्कर में ज़्यादा पड़ना है। अपने जो पूर्व के संस्कार हैं उनके माध्यम से अपन को शांत करना अपने आप को, और फिर अपन को उस चीज़ को उपचार करना प्रारंभ करना है। यदि हम लोग चंद्र स्वर को ही देखते रहे, तो जैसे कहते हैं ना कि पहले जानो देखो फिर सामने वाले को कुछ करो, तो अपन लोग जाने देखेंगे, जब तक सामने वाले ने गोली मारी तब अपन टपक ही जाएंगे। तो एकदम ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ज़्यादा देखो तानो मत, आप तो चालू हो जाओ। ठीक है ना, पूर्व के संस्कार से काम करो। जो अपन साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यही साधना हमें ऐसी स्थिति में अपने आप को शांत रखेगी। तो हमें जैसे ही हमने देखा कि तो गहरी सांस अपन ने ली, 4-5 गहरी सांस लेंगे तो अपने आप बहुत अच्छा अपन को फील होने लगेगा, और फिर आप हील कर सकते हैं सामने वाले को। फिर उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको सारी चीज़ें मात्र अपने थर्ड आई से करना है, अपने विचारों से करना है। ऐसा नहीं कि उस समय हम लोग सिंबल बना रहे हैं, फिर अपना ओरा क्लियर कर रहे हैं, फिर ओरा बनाएंगे, फिर सामने देंगे, कुछ भी नहीं। आपने आंखें बंद की और आपको सफ़ेद रंग का ओरा अपने चारों ओर दिखना चाहिए। आंखें बंद करते ही आपको सफ़ेद रंग का ओरा अपने दिखना चाहिए। आंखें बंद करते ही आपको अपने हाथों में एनर्जी दिखना चाहिए, और उस एनर्जी में सफ़ेद सफ़ेद रंग का जो प्रकाश निकल रहा है, बिल्कुल उस एनर्जी से आप सामने वालों को हील करना प्रारंभ करिएगा। या थर्ड आई से भी कर सकते हैं। वहाँ पर मान लीजिए हाथ नहीं कर रहे हैं आप, तो अपनी थर्ड आई से ही सफ़ेद रंग की एनर्जी को वहाँ तक भेजिए, और उसकी जो भी जहाँ भी उपचार करना है उस स्थान पर सीधा फोकस करिएगा, और बस उसकी जो दुख दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, उसको शांत हो रहा है, अफर्मेशन दीजिएगा अधिक से अधिक अच्छे मन से, शांत मन से, तो उसको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा।
विशेष रूप से आपको कभी जब भी आप आंखें बंद करें तो आप अपने चारों ओर सफ़ेद रंग की एनर्जी को फील करिए, हमेशा हमेशा ये आदत डाल लीजिए। आंखें बंद करते ही आपको अपने, जैसे आप लेट भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो आपने अपनी आंखें बंद की और तुरंत आपको अपने चारों ओर सफ़ेद रंग का एनर्जी, जैसे भगवान की आभा मंडल रहता है वैसे चारों ओर से आपको घेर करके रखे हुए ऐसा महसूस करना है हर पल। वही आपकी एनर्जी है और वही आपकी ताकत बनेगी। चलिए अंकिता दीदी। भैया हमने ना उस टाइम से खर्चे गए थे तो तीन चक्षु सिंबल नहीं समझा, तो वो बिल्कुल समझने में नहीं आया। मतलब वीडियोस भी मैंने सुना है लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा। अगर आप उस एक बार क्लियर कर दें तो। चलिए बहुत को ले लेते हैं अपन लोग, जब तक और किसी का छोटा मोटा कोई और। पल्लवी दीदी। भैया जी वो स्मृति वर्धक चिन्ह है, उसमें स्मृति वर्धक जो चिन्ह है उसमें जो हस्त मुद्रा ज्ञान मुद्रा दी है, तो उसमें पीडीएफ में दूसरा वाक्य है कि तर्जनी सीधी ऊपर इंगित करती है, तो इंगित का मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे। इंगित मतलब संकेत करती है, संकेत करती है। मतलब वो हमें जैसे किसी चीज़ का वो होता है ना संकेत करना। जैसे मान लीजिए आप किसी रोडवेज पे खड़े होते हैं तो वहाँ पर वो लगे रहते हैं, रोड पर लाइटें जो लगी रहती हैं हरे लाल पीली ऐसी करके, तो हमें वो इंगित करती हैं। इंगित मतलब कि संकेत करती हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं या भी रुके रहें, दर्शाती हैं। तो ये ही कहलाता है इंगित करना। ये एक साहित्यिक शब्द है संस्कृत का। ठीक है, चलिए वंदना दीदी। वंदना भैया जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग को रेकी सिखा रहे हैं दूसरे को, तो जैसे आपने एट्यूटमेंट कराया वो तो हम लोगों को आता नहीं है, तो क्या वो कंपलसरी है कराना? बिल्कुल, उसके बिना कुछ नहीं है। तो फिर कैसे करा? हाँ तो वो आप करेंगे आराम से, इसको पेपर दे लो तो फिर आपको कराएंगे, वो भी कराएंगे। अर्चना दीदी। वंदना भैया जी आपने बताया जैसे ना किसी को हमें अफर्मेशन देनी है, जिससे मान लीजिए बच्चे को एग्जाम, बच्चा इंटरव्यू में जा रहा है तो हमें उस टीचर को वो करना है, तो भैया जी हम उसका फेस ही नहीं जानते या हम उसे जानते नहीं है, या जज है जैसे कोई केस है, तो भैया जी हम फिर उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब कैसे इमेज करेंगे उसको भैया जी? देखिए हम जिस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं वो कनेक्ट आत्मा से हो रही है, ना कि शरीर से हो रही है। जब हम लोग सिद्धों की भगवान की आराधना करते हैं तो सिद्धों को तो हमने देखा ही नहीं है। हमने अरिहंत भगवान को, पार्श्वनाथ जी को, महावीर भगवान को, आदिनाथ जी को, किसी को भी नहीं देखा है। फिर भी हम लोग एक कल्पना करते हैं कि वो भगवान ऐसे होंगे। तो बस वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर उस व्यक्ति को होगा तो आँख कान नाक माला ही, पूछ वाला तो होगा नहीं, है ना। तो उसको वैसे ही होगा, तो अपन लोग उसको आकार रूप में, शरीर रूप में ना करके उसको एक आकार दीजिए आप, जैसे सिद्धों का आकार है वैसे उसके आत्मा का आकार दीजिए। क्योंकि हमें कनेक्ट किसको करना है, उसकी चेतना को कनेक्ट करना है, ना कि हमें उसके शरीर को कनेक्ट करना है। शरीर से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हम उसकी भावनाओं को कनेक्ट करेंगे, उसकी शक्तियों को कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर की जो चलने वाली विचार हैं उनको कनेक्ट करेंगे। तो उस कनेक्ट के माध्यम से हम उसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, चलिए और किसी की जिज्ञासा नहीं है। चलिए तो अपन थोड़ा सा जिन चक्षु सिंबल को समझ लेते हैं। एक बार जिन चक्षु सिंबल शेयर कर लीजिए दीदी। एक बार मैसेज बना करके ग्रुप में डाल दिया जाए कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, ताकि सभी लोग उसमें जुड़ जाएंगे तो अच्छा है। काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है कि जानकारी ना हो एग्ज़ाम की।
चलिए, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अंतर्दृष्टि लेंस इसको कहते हैं, है ना, जिसको अपन लोगों ने जिन चक्षु कहा है उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि लेंस। ये सारी चीज़ें अंतर से समझ में, अपन को अंदर के जो विकार भाव हैं उनसे निवृत्त करने के लिए और हमारी अंदर की चैतन्य जो शक्तियाँ हैं उनको प्रकट करके हम बाहर के दृश्यों को किस प्रकार से देख सकते हैं और अंदर के व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या विचार चल रहे हैं, किस प्रकार से उसके अंदर की फीलिंगें हैं और वो क्या सोचता है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा परखने का प्रयास इसके माध्यम से करते हैं। तो जैसे जैसे ये जिन चक्षु हमारा पावरफुल होता है, अंतर्दृष्टि हमारी पावरफुल होती है, उतने उतने हम लोग सक्रिय हो जाते हैं, उतने उतने हमारे बहुत सारे आभास होने लगते हैं। आभास का मतलब जैसे आपने कभी सुना होगा कि वो उनको हमें 2 दिन पहले ही लग रहा था कि वो जाएंगे या उनके साथ ऐसा होने वाला है या ऐसा हो जाएगा। ये सब जो चीज़ें चलती हैं ये सब आभास कहलाता है, अनुमान ज्ञान कहलाता है। अनुमान ज्ञान से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। यही है निमित्त ज्ञान भी इसी के अंतर्गत आ जाता है कि हमने चिड़िया को धूल में लेटते हुए देखा तो कह दिया कि बारिश होगी। बहुत सारी चींटियाँ निकल रही हैं एक साथ अंडे लेकर के जा रही हैं तो समझ लो कि बारिश होगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे संकेत अपने सामने से काली बिल्ली निकली तो अपन समझते हैं कि इस प्रकार से कोई घटना घट सकती है। सुबह सुबह प्रातःकाल की बेला में यदि हमारे घर के ऊपर कौवे आदि चिल्लाते हैं तो ऐसा समझते हैं कि कोई मेहमान आएंगे। तो ये कुछ संकेत रहते हैं, तो इनको अनुमान ज्ञान, निमित्त ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। वैसे ही सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को देख करके, उसकी खुशबू को देख करके, उसके हाथ पैर के जो नाकार प्रकार थे उनमें कुछ चेंजेस देख करके, ये सारी चीज़ों को हम एक ये भी कह सकते हैं फेस रीडिंग जैसी स्थिति बन जाती है कि हम उसकी फेस रीडिंग भी कर सकते हैं कि भाई इसको क्या चल रहा है अभी, ये अंदर विकार मतलब इनके अंदर विकार भाव आ रहे हैं या बेकार भाव आ रहे हैं या फिर इसको कोई टेंशन बनी है किसी चीज़ की लेकर के। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग इसके माध्यम से फील करने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। तो ये हमारा है, इससे स्मृति बढ़ती है, आपकी क्षमता सरलता हमारे अंदर बढ़ती हैं। इसके बहुत सारे गुण हैं, अनेक गुण हैं, 1-2 गुण नहीं हैं। चलिए, तो आगे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इसके और क्या क्या कार्य हैं। जैन रे की जो अंतर्दृष्टि है उसको हम लोग लेंस को समझते हैं। अब आप इसको देख रहे हैं, उद्देश्य क्या है इसका, इसके किस उद्देश्य ये लेंस बनाया गया है। तो ये लेंस एक मानसिक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक उपकरण टोल है। ठीक है, मानसिक मतलब अपनी मानसिक परिस्थितियों को भी है सुधार करेगा और मानसिक सामने की स्थिति जो किसी और व्यक्ति की अदरवाइज जो मानसिक स्थितियाँ उनको भी ये जान परख करेगा उसकी। ऊर्जात्मक, सामने वाले की ऊर्जा लो है, हाई है, कम है, मीडियम है, कैसी है वो भी जान सकेगा। आध्यात्मिक उपकरण, ये एक आध्यात्मिक उपकरण है। उपकरण मतलब लेंस जैसे रहता है वैसे ये भी एक लेंस है जिसके माध्यम से हम लोग व्यक्ति के या वस्तु के चीज़ों को समझेंगे कि किस प्रकार से ये हैं, नकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, हमारे लिए अच्छी हैं, बुरी हैं, इनके साथ हमें रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इनके साथ रहने से हमारे अंदर क्या विचार आ सकते, कैसे परिवर्तन आ सकते हैं, सारी चीज़ों को अपन जान सकेंगे। तो इससे क्या होगा वो भी यहाँ पर बताया है। किसी व्यक्ति के सातों चक्रों की स्थिति देखी जा सकती है, उसके अंदर कैसे चक्रों की स्थिति बनी हुई है उसको हम लोग समझ सकते हैं। और फिर इसके बाद उसकी सोच, मानसिक तनाव, नकारात्मकता का स्तर, रोगों की जड़ को पहचानी जा सकती है। उसकी सोच किस प्रकार की है, मानसिक तनाव किस प्रकार का है, किस चीज़ को लेकर के व्यक्ति उलझा हुआ है विचारों में। फिर उसके बाद नकारात्मकता का स्तर कितना है, बहुत ज़्यादा स्तर वाला है या भी थोड़ा बहुत है, तो उसको किस प्रकार के उपचार हम दे सकते हैं। रोगों की जड़ को पहचाना जा सकता है कि रोग किस माध्यम से आया होगा। जैसे मान लीजिए बहुत व्यक्ति कोई चिड़चिड़ाता है या व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी से जेलिस का भावना रखता है, तो जेलिस वाले अधिकतर अंदर अंदर उनको ब्लड जलता है और ब्लड संबंधी कोई भी रोग, उसको कैंसर जैसी स्थिति बन सकती है। जो बहुत ज़्यादा किसी से ईर्ष्या, जलन, दाह करते हैं और जेलिस करते रहते हैं और रात दिन उसी को चीज़ को लेकर मंथन चिंतन, इसको कैसे फंसाएं, कैसे गिराएं, कैसे इसको नीचे दिखाएं, ये सारी चीज़ों में उलझा रहता है,
ऐसे व्यक्तियों के अंदर ब्लड में एक नए बैक्टीरिया जो क्या है बैक्टीरिया जो रहते हैं, हार्मोन्स जो रहते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और ब्लड की जो ताकत होती है उन हार्मोन्सों को रोक मतलब उन जो नए नए रिलीज हो रहे हैं नेगेटिव थॉट्स के माध्यम से जो बैक्टीरिया जनरेट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, उनको रोकने की क्षमता उसके अंदर से कमज़ोर पड़ जाती है। जब व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है तो सकारात्मकता अपने आप में लो हो जाती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी हाई हो जाती है और उसका पॉजिटिव एनर्जी का स्तर लो हो जाता है। तो जिसके कारण से वो उन बैक्टीरियाओं को प्रवाह को रोक नहीं पाता है और बैक्टीरिया अपनी गति पकड़ते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को पहचाना जा सकता है। उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा है, अहंकारी व्यक्ति है कि विनम्र व्यक्ति है, क्रोधित है, संतुलित है कि असंतुलित है, ये सारी चीज़ों को हम लोग उसके माध्यम से जान सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रोगों के कारण को सूक्ष्म दृष्टि से जाना जा सकता है। शारीरिक रोग कौन सा है ये भी हम अच्छी खासी तरीके से जान सकते हैं, बहुत अच्छी गहरी तरीके से जान सकते हैं। और जब हम लोग गहरी तरीके से जान सकेंगे तो चारों ओर से हमें जानना है। चारों ओर से मतलब क्या हुआ है कि इस व्यक्ति के खान पीन के कारण से रोग जनरेट हुए हैं, उसके साथ फिर इसने ऐसे विचार किए होंगे इसके कारण से ये जनरेट हुए हैं, फिर ये ऐसी संगति के साथ में रहता है। क्या बताया, पहला क्या बताया कि भोजन, फिर उसके बाद इसके विचार, विचार के बाद व्यवहार, पहले आहार फिर विचार फिर व्यवहार में परिवर्तन आया है, फिर इसके स्वयं के आचार में परिवर्तन आया। तो हम लोग ये किस प्रकार का खान पीन करता होगा, ये किस प्रकार की संगति करता होगा, किस प्रकार के विचार करता होगा और किस प्रकार का अपना आचरण रखता होगा, ये कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रोग किस स्तर तक पहुंच चुके हैं और इसको क्या उपचार दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को हम जिन चक्षु या अंतर्दृष्टि लेंस से समझ सकते हैं। तो हम लोग जब भी कभी इस अंतर्दृष्टि लेंस का उपयोग करेंगे तो कैसे करेंगे ये भी हमें थोड़ा सा समझना है। जैसे आप कभी मान लीजिए आप आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके आप में जैसे मान लीजिए आपने बड़े बाबा के दर्शन किए, गुरु महाराज के आचार्य के दर्शन किए होंगे या अदरवाइज और भी किसी क्षेत्र के दर्शन, किसी भी जगह के आपने जहाँ के दर्शन किए हैं, वहाँ आप यदि मान लीजिए ध्यान लगा रहे हैं और आप ध्यान में बैठे हुए हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं, तो आपको वो चीज़ कुछ धुंधली धुंधली प्रतीत होगी, कभी सामने आएगी कभी जाएगी। पर आप एक ऐसा चिंतन करेंगे कि मैंने अपने सामने दूरबीन लगा लिया या मैंने लेंस लगा लिया, ऐसा लेंस कि जिससे सामने वाली वस्तु और क्लियर दिखने लगती है। तो जैसे ही आप इस विचार में आएंगे कि मैंने क्या कर लिया है, अपने सामने वो दूरबीन लगा ली है और दूरबीन में जैसे वो आगे पीछे घुमाते हैं हम लोग, उसमें आगे करते हैं फोकस, फिर आगे फोकस बढ़ाते हैं, पीछे लेते हैं, आगे पीछे करके उसको और क्लियर करते हैं, वैसे ही आपको सेम यही थिंकिंग, यही विचार लाना है कि लेंस काम कर रहा है और उसके माध्यम से मैंने उसको और आगे पीछे किया और क्लियर हो रहा है और चित्र और क्लियर मेरे सामने आ रहा है, या जो वस्तु उसको और क्लियर की जा रही है, ऐसा आपको फोकस करना उस चीज़ पे। तो वो लेंस आपका उपयोगी रहेगा, काम करेगा। अकेले आपको आँखों से ही लेंस नहीं लगाना है, आपको ऐसा महसूस करना है कि मैंने उस लेंस को सामने रखा और सामने वाली वस्तु, जैसे मान लीजिए कि हमें चश्मा लगता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो अपन लोग जैसे ही चश्मा लगा लेते हैं तो सामने वाली वस्तु क्लियर दिखने लगती है। बस लेंस का भी यही काम है कि हमें जो वस्तु है या सामने वाले के चक्र हैं, वे चक्र हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन चक्रों को हमें क्या करना है, देखने के लिए हमने लेंस लगाया। जैसे चश्मा लगाया वैसे हमने लेंस रखा और हमें विचार करना है कि हमारी एकदम सामने वाली वस्तु और क्लियर दिखने लगी है, हमें एकदम साफ दिखने लगी है। ये हमें कार्य करना है, इस लेंस के इस प्रकार से उपयोग हमें करना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझ रहे हैं लेंस। एक मिनट नीचे करिए थोड़ा सा। इस लेंस का स्वरूप, ये लेंस कोई भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि एक मानसिक प्रतीक है, ऊर्जात्मक तकनीक है। ठीक है, ये कोई ऐसा अलग से आपको लेंस लेने की आवश्यकता या कोई लेंस दिया जाएगा आपको उसको लगा कर के आपको देखना है, ऐसा कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं है।
बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी वैसा हमें निर्मित करना है। क्या करना है? वैसा का वैसा हमें निर्मित करना है कि हमने ऐसा लेंस लगाया और सामने वाली वस्तु हमें एकदम क्लियर दिखाई देने लगी है, और उसकी क्लियर वस्तु हमने उस व्यक्ति को सामने बिठालना है, और जिस चक्र को आपको देखना है उस चक्र को एक एक करके आप व्यवस्थित देखिए, जानिएगा। कुछ समय के लिए रुकिएगा, एकदम से ऐसे नहीं होगा कि आपने लगाया, करिएगा, देखिएगा। वहाँ की स्थिति को देख करके आपको ये जानना है कि वो स्थान एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, सक्रिय नहीं है, वहाँ पे व्यवस्थित काम नहीं कर रहा है, धुंधला धुंधला आ रहा है बार बार, बाकी साफ दिख रहे हैं आपको, एक चक्र धुंधला धुंधला दिख रहा है, बार बार प्रयास करने पर भी धुंधला दिख रहा है, तो आपको ये समझना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, वहीं पर प्रॉब्लम है, उसी स्थान पर इसको विशेष प्रॉब्लम है। तो उस स्थान पर जो जो भी रोग होते हैं, उस रोग से संबंधित आप सामने वाले को बता सकते हैं कि आपको ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हुई होगी। यदि मान लीजिए आज्ञा चक्र पर आपने देखा और आज्ञा चक्र को आप बार बार लगा रहे हैं, वो धुंधला दिख रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बिल्कुल बेहिचक कह सकते हैं कि आपको मानसिक परेशानियाँ ज़्यादा हैं। आपका सिर भारी रहता होगा, सिर दर्द रहता होगा, चक्कर जैसे आते होंगे, और मानसिक संबंधी आपके ओवर थिंकिंग आपके अंदर रहती होगी, नींद आपको व्यवस्थित नहीं आती होगी, आप लेट लपेट सोते होंगे, या फिर आपको नींद की प्रॉब्लम रहती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग उसको सामने वाले को बता करके बता सकते हैं, मतलब रोगों को जान करके बता सकते हैं। तो ऐसे हमें ये मानसिक प्रतीक है, ना कि कोई भौतिक यंत्र। इसे आप ध्यान और रेकी के अभ्यास से विकसित करते हैं। देखिए, ये भी आप ध्यान से समझ लें। इसको यदि विकसित करना है, विकसित मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से जानना है, व्यवस्थित तरीके से इससे हमें लाभ लेना है, तो हमें इससे बार बार ध्यान करना चाहिए। इस लेंस को हमें अपने ध्यान में लाना चाहिए, और कोई भी एक वस्तु को अपना फोकस बनाओ, सामने भगवान को फोकस बनाओ, तीर्थंकरों को फोकस बनाओ, गुरुओं को फोकस करिए, और लेंस से लगाइए और जानिए उनको, गुरुओं को और स्पष्ट देखने का प्रयास कीजिए। एकदम जैसे हम रूबरू होकर के सामने बैठ कर के, एकदम जस्ट बाजू में बैठ कर के जैसे हम सामने वाले को देख पाते हैं, वैसे इस लेंस से आप बार बार लगा करके देखिए कि एकदम स्पष्ट दिखने लगी मुझे वस्तु, जैसी है वैसी दिखने लगी, उसके कान, उसके नाक, उसके हाड़, उसका जो भी है स्थान, ये सब मुझे एकदम क्लियर दिख रहे हैं। ऐसे हम बार बार ध्यान और रेकी के माध्यम से इसको विस्तृत कर सकते, बढ़ा सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि कभी भी उठाया ध्यान करते नहीं है, एकाग्रता है नहीं, मन में चंचलता आती है, वाचालता बहुत है, शरीर में स्थिरता नहीं है, और हम लेंस लगाएं और काम हो जाए, ऐसे नहीं। कुछ ध्यान करिए, डेली के ध्यान अभ्यास बढ़ाइए, तो उससे हम लोगों को ये कार्य बहुत अच्छे से कर पाएगा। फिर उसी के साथ साथ में इस लेंस का प्रतीक चिन्ह जो सिम है, उसको अपन लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। आगे प्रतीक की विशेषताएं बताई जा रही हैं। बीच में एक त्रिकाल त्रिनेत्र अर्थात तीसरा आँख का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, वो तो सब आपको पहले से देख लिया, आपने चिन्ह देख सकते हैं। उसके चारों ओर 7 वृत्त हर चक्र के लिए, जो छोटे 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 ऊपर से लेकर नीचे तक जो 7 गोल आकार में वृत्त दिखाई दे रहे हैं, वे 7 चक्रों के प्रतीक बने हुए हैं। 4 कोने में व्यक्ति की प्रकृति, पहले में कॉर्नर में जो बनी हुई है, बिंदु बने हैं, उनसे क्या होना है कि पहले जानने हम व्यक्ति की प्रकृति को जानना है। व्यक्ति की प्रकृति मतलब कैसा नेचर वाला व्यक्ति है। नेचर के साथ साथ में उस व्यक्ति की ठंडी प्रकृति, शीत प्रकृति है कि उष्ण प्रकृति है कि शीतोष्ण प्रकृति, ये भी हम लोग गहरे ध्यान में जा करके समझ सकते हैं। फिर मानसिक स्थिति को समझना है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है, बहुत डरपोक है, बहुत चंचल है, बहुत विचार ज़्यादा करता है, ये सारी चीज़ों को बोलता बहुत है, वाचालता बहुत, ही सारी चीज़ों को जानेंगे। तीसरी ओर हम शारीरिक रोग, जो चारों कॉर्नर बने हैं उसमें आप विशेष रूप से जब देखेंगे तब उसमें समझ सकते हैं आप, चिन्ह को साथ में रख के चारों कॉर्नर जो हैं उसमें क्या क्या होता है। तो तीसरे कॉर्नर में जो है, उससे हम लोग शारीरिक रोग को जानेंगे, शरीर में किस प्रकार का, सिर में दर्द है कि पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, ये सारी चीज़ों को। फिर सोच के संकेत को जानें, उस व्यक्ति की सोच के प्रकार की, नकारात्मक सोचता है अब या विकारात्मक या नकारात्मक, या फिर
पॉजिटिव आदि सकारात्मक सोच रखता है व्यक्ति, हंसता मुस्कुराता है या ऐसे ही लोगों के प्रति जलन ईर्ष्या आदि के विचारों में डूबा रहता है, ये सोच को अपन संकेतों को समझ सकते हैं। लेंस को लगाकर एक एक पॉइंट को आपको चेक करना है और उससे आप जहाँ भी आपको धुंधलापन दिखाई दे, जहाँ लेंस में कुछ रुकावट आए, तो वो सी स्थान पर आपको जानना है कि यहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स बनी है। बाहरी आवरण में अहिंसा, जो अपन अहिंसा का एक चित्र जैसा बना उसका, तो वो आवरण में जो है वो अहिंसा के प्रतीक है, समता का प्रतीक, ज्ञान विवेक स्मृति के बीजाक्षर हैं। वो जो बीजाक्षर दिए हुए हैं वो अहिंसा आदि जो गुण हैं, अहिंसा है, समता है, ज्ञान है, विवेक है, स्मृति है, इनके बीजाक्षर जानना चाहिए। आगे देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर साधना की प्रक्रिया कैसी है, साधना किस प्रकार से आपको करना है। तो प्रातःकाल के शांत स्थान में बैठना है, सामने एक दीपक जला के रखना, अपने हृदय में ही संकल्प लें कि मैं सम्यक ज्ञान करुणा के साथ इस दिव्य दृष्टि को खोलने हेतु साधना कर रहा हूँ, ताकि मैं आध्यात्मिक रूप से दूसरों की सहायता कर सकूँ। देखिए, सरलता भाव रखना है एकदम, हमें ये नहीं सोचना है कि हम इसके माध्यम से जब सीख जाएंगे तो दूसरों को डराएंगे या दूसरों को अपनी ख्याति लाभ बताएंगे, देखो मैं कितना विद्वान हूँ, मैं कैसा कैसा कर सकता हूँ। ये विचारों को छोड़ के सहज भाव से मैं दूसरों का, जो भी बेचारे गरीब आदि हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, बाप को काफ़ी परेशान हैं और उपचार हेतु इनके पास इतना धन नहीं है, पर्याप्त राशियाँ नहीं इत्यादि, उनके लिए मैं सहायता का एक छोटा सा कार्य करने का प्रयास करूँगा। ऐसा सहज भाव रखना है। प्रतीक का ध्यान और उसकी विधि को बताते हैं यहाँ पे, मेडिटेशन कैसे करना है। आँखों के बंद करें और लेंस के प्रतीक को अपने तीसरे नेत्र पर कल्पना करें। अब उस व्यक्ति का चेहरा या नाम स्मरण करें, जो भी आपको जिसका उपचार करना है उस व्यक्ति को चेहरे को अपने सामने लाएंगे या उसको स्मरण करेंगे। फिर प्रतीक के भीतर उसके चक्र मनोदशा रंग कंपन देखने का प्रयास करें। उसके चक्रों को देखना है, चक्रों में क्या स्थिति बनी हुई है, कहाँ ठंडा है कहाँ रुका है, ये सारी चीज़ें आपको लेंस से पता चली। मनोदशा को जानना है, फिर कैसे रंग दिखाई दे रहे हैं। आप जो 5 रंग अपन ने देखे हैं उनमें भद्दापन है, कहाँ पर तेज है, कहाँ पर व्यवस्थित है, कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, तो उन रंगों से भी हम लोग रोगों को पहचान सकते हैं। कंपन से भी, कंपन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा, अपन जैसे चक्र अपन ने लेंस लगाया पर लेंस थम ही नहीं रहा है, लेंस रुक ही नहीं रहा है, बार बार अपन को स्मृति हट रही है वहाँ से, तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम इसको आई है। फिर जो पहला रंग रूप शब्द या भावना आए उसे पकड़ें, वही संदेश है। जो रंग आपको दिखाई दे रहे हैं सहजता से उसको पकड़ें, रूप को देखेंगे, रूप कैसा स्पष्ट दिखा रहा है नहीं दिख रहा है, शब्द को जानें, अपने शब्दों के माध्यम से भी उसको जान सकते हैं। या भावनाएं आए, जो भी भावना उस चित्र को देखकर उस, जैसे हमने आज्ञा चक्र को देखा तो बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार चल रहे थे, पर जैसे ही हम और किसी चक्र पर ले गए तो अपने विचार अपने आप उथल पुथल मचाने लगे, रोकने पे भी नहीं रुक रहे हैं, तो वहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि इसको इस स्थान पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। फिर तीसरा है मंत्र उच्चारण। तो ये जो कुछ मंत्र दिए हैं हर चक्र के लिए 3-3 बार ये मंत्र बोलें। ओम अप्पानम पयप्पा चित्तम सम्यक समणो विज्जा शुद्ध आत्मदंसनम, ऐसे ये मंत्र हैं कुछ, इनको भी अपन आराम से बोल करके अपने लेंसों को मजबूत कर सकते हैं। ये सब मूल जैन सिद्धांतों पर आधारित ऊर्जा जागरण के बीज अक्षर हैं। फिर आगे कैसे जाने व्यक्ति के बारे में तब कुछ संकेत बताए जा रहे हैं कि आप कैसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है। यदि फीका रंग दिखाई दे रहा है, चक्र फीके रंग दिखाई दे रहा है, तो वह कमज़ोर है, चक्र वहाँ का कमज़ोर है, वीक है। और उस वीक पॉइंट पर या वो वीक चक्र से कौन कौन से रोग उस स्थान पर होते हैं, वे रोगों को हम लोग बता सकते हैं कि आपको इन रोगों में से कोई रोग विशेष हो सकता है।
काला धुआं जैसा दिख रहा है तो नकारात्मक ऊर्जा, ये रोग का प्रतीक है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक है आपके अंदर और रोग बढ़ सकते हैं। अभी नहीं बढ़े हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हम लोग उनको सूचित कर सकते हैं। लाल तेज रंग दिख रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित है, जल्दी से एक्साइटेड हो जाता है, जल्दी से अपने हाव भाव खो देता है, भावुक व्यक्ति है, ऐसा हम लोग उसको बता सकते हैं। संतुलन व्यक्ति के अंदर बना पड़ा है। नीला जो स्थिर रंग है वो शांतचित्त, स्थिर दिख रहा है। नीला रंग तो दिख रहा है पर स्थिर दिख रहा है, अस्थिर नहीं है। अस्थिर दिख रहा है तो समझना चाहिए कि वहाँ पर इसकी स्थिरता थोड़ी सी कमज़ोर है, अस्थिर व्यक्ति है। हरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो ईर्ष्या और आंतरिक जो अंतरंग डर है, भय है, उसका ही प्रतीक दिखाई दे रहा है। हल्का सुनहरा रंग आध्यात्मिक उन्नति के संकेत होते हैं। हल्का सुनहरा रंग आपको जब जब भी सामने दिखेगा, उसके चक्र आदि में देखेंगे तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति का विकास कर रहा है और आगे चल के काफ़ी अच्छा उन्नति कर सकेगा। फिर इसके प्रशिक्षण और अभ्यास कैसे करना चाहिए, तो रोज़ 10 मिनट तीसरी यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन किसी के चक्र देखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अपने अनुभव लिखें। इसको देख कर के डेली आप अनुभव लिखेंगे तो आपके विचारों में और अच्छी गहराई आएगी और उसको इसमें भी आपको और स्पष्टता झलकेगी। इसलिए जो विचार आए हैं हमें उनको लिखना चाहिए, इससे लेंस की क्षमता बढ़ती है कि आज हमने ये देखा, हरा रंग देखा, ये नहीं देखा, स्पष्ट ये नहीं देखा। दूसरे दिन फिर उस पर फोकस करिए और गौर से जानिएगा और लेंस को व्यवस्थित करिएगा तो और अच्छे से आपको वो चीज़ें स्पष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, अधिक न जानने पर अनुमान न लगाएं। मतलब अपने अनुमान से कुछ भी नहीं बताना है, करे ऐसा वैसा। आप जैसे जैसे स्पष्ट होते जाएं, कुछ समय दीजिए जानने के लिए। एकदम से लगाया और नहीं बताइएगा, थोड़ा जानिए और ध्यान से जानिए। जैसे बीपी चेक करते हैं वो लोग, तो और आँख लगा कर के कान में मशीन लगाई, चेक कर रहे हैं हाँ कैसा क्या, तब ताड़ी धड़कनों को जाना जा रहा है। फिर उसके अच्छे से जानने के पश्चात आपको ये जानना है कि क्या प्रॉब्लम है। और सत्य तभी बोलें जब पूरा स्पष्ट हो जाए। ऐसा आप कुछ भी थोड़ा बहुत जान करके ही कुछ ना बता दें, सत्य पूरा जानकारी होने पर ही बताएं। फिर बाहरी वृत्त पर लिखे गए अक्षर कौन कौन से हैं वो आप लोग देख लेंगे। क्रम से जो टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट टॉप दिया है उसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। माँ जो दिया है वो मौन का संकेत है या मनोदशा को बताता है ना। अपन को मौन या मनोदशा का संकेत यहाँ से प्राप्त करता है। प्रा से प्रज्ञा और उच्च वृत्ति का प्रतीक है ये। ठीक है, वो जो माँ पा दिए हैं इनका आप ध्यान करेंगे डेली तो इससे अपन सामने वाले को तो मनोदशा को जानेंगे और अपने मौन की क्षमता बढ़ेगी माँ का अपन लोग को ध्यान करने से। प्रा का ध्यान करने से अपनी प्रज्ञा बढ़ेगी और उच्च बुद्धि होगी, जिससे हम लोग सामने वाले को भी जान सकते हैं कि ये प्रज्ञाशील है या नहीं है। जैसे हम प्रा का उच्चारण करेंगे सामने वाले को लेंस लगा करके तो हम जान सकेंगे कि इसकी प्रज्ञा कितनी तेज है और कितनी नहीं है। और अपने ध्यान करने से अपनी प्रज्ञा इसकी बढ़ने वाली है। जब हम सामान्य से इनका ध्यान करेंगे तो अपने ऊपर ये काम करेंगे और जब हम दूसरों पे करेंगे इनका चिंतन के माध्यम से तो इनकी प्रज्ञा को जान सकते हैं। हम प्रा का जैसे लेंस लगाया और हमने प्रा का उच्चारण किया, प्रा का शब्द हमने लिखा तो सामने हमें क्या दर्शाएगा लेंस, बुद्धि को दर्शाएगा, किसकी प्रज्ञा बुद्धि कैसी है उसको दर्शाने का काम करेगा। चा शब्द चेतना का या अवेयरनेस का प्रतीक है, तो चेतना या उसकी सुरक्षित रखने का प्रतीक होता है, तो ये चेतना के अंदर की शक्तियों को दर्शाएगा चा शब्द। सा का संकेत हमें संयम और सत्य का प्रतीक रहेगा, संकेत देगा कि हमारा संयम दृढ़ होगा। सा का उच्चारण करने से, सा का ध्यान करने से, सा को हमें बार बार चिंतन में लाने से संयम वृद्धि में आगे वाले की सत्य को जान सकेंगे कि सामने वाले में झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है या उसका कोई भी तरीका है वो सत्य और गलत को हम समझ सकते हैं। वैसे वाह जो है वो विवेक का प्रतीक है। हम लोग जिससे विवेक कर सकते हैं, जान सकते हैं, विवेक के माध्यम से अपनी क्रियाओं को और आगे बढ़ा सकते हैं।
सा शांति का प्रतीक है। समय जो दिया है वो स्मृति और पास्ट कर्म, जो पुराने कर्म हैं उनको भी हम लोग जान सकते हैं। पहले इसने क्या किया होगा, क्या करके आया है जिसके कारण से आज ये बेचैन बना हुआ है या अपने आप में अपराध बोध कर रहा है या उदास बना रहता है, ये हम लोग पास्ट कर्म को इसका स्मरण करने से जान सकते हैं। फिर एक और सा है वो समता का प्रतीक जान सकते हैं। माँ है वो मानवता और करुणा का प्रतीक है। इससे हम लोग माँ के माध्यम से आगे के शब्द जान सकते हैं। वहाँ से भावना को जान सकते हैं, रा से राग को जान सकते हैं, माँ से मुक्ति को जान सकते हैं, लिबरेशन, ये सारी चीज़ों को लोग जान सकते हैं। इनको आप ध्यान करेंगे तो सारी चीज़ अब ध्यान पे डिपेंड करती है कि आप कैसे कैसे किस किस का ध्यान कर रहे हैं, उस पर आप बस अब रात दिन अपन को जब भी कभी टाइम मिलता है 10 से 15 मिनट अपन इन चीज़ों का ध्यान कर सकते। कभी ओरा का, कभी हम लोग ओम का, कभी इन चीज़ों का, कभी अपन जो और हाथों का कर सकते हैं। चारों कोनों में जो शब्द हैं उनमें क्या क्या है तो उसको आगे समझ रहे हैं। चक्र, रंग, स्थान और गुण, ये चक्रों का प्रतीक है। अंदर के जो चक्रों का रंग है और उसका प्रतीक क्या है, तो चक्र है सहस्रार चक्र, जो कि वैगनी रंग जिसका आएगा तो वैगनी रंग रहेगा। और शीश अपन को सहस्त्रार चीज को शीश पर अपन को चिंतन करना, ये आत्मज्ञान का प्रतीक है। आज्ञा चक्र नीला रंग है, भूमध्य में अपन को करना है तो ये अंतर्दृष्टि को दर्शाएगा। ऐसे इसके और भी हैं, शायद इसका एक पार्ट नीचे रह गया है पहले। हाँ ये नीचे आ रहा है ना, ये सब चीज़ें इसमें दूसरा थोड़ा सा आगे पीछे। आज्ञा चक्र नीला रंग भूमध्य में ये अपना हो चुका। विशुद्धि चक्र आसमानी कंठ में अभिव्यक्ति का प्रतीक है। अनाहत चक्र हरा रंग जो कि हृदय और करुणा का प्रतीक है। पीला रंग मणिपुर। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद समझ सकते हैं। इनमें से आपको और चीज़ आपको डाउट हो रही हो तो वो पूछ सकते हैं, बाकी तो अपने सारी चीज़ों को इसको समझ लिया है संक्षिप्त में। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा ये पर्याप्त हो चुका है और समय भी हो चुका है। देखो जैसे यहाँ लिखा है ना, सिंबल में आप देखेंगे नीचे लिखा है जो भगवान जैसे बने नेचर, तो ये प्रकृति को बता रहा है। फिर ये मेंटल, जो इसके बाजू में दूसरे साइड में लिखा है मेंटल, तो मानसिक स्थिति को बता रहा है। फिर हम लोग ये स्मृति बता रहा है यहाँ पर तीसरे वाले में। और जो हमारा थॉट्स चौथी जो उसमें लिखा है कॉर्नर में थॉट्स, तो हमारे विचार कैसे रहेंगे इनके बारे में यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, चलिएगा क्लोज कर देंगे। अब कोई और चीज़ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पल्लवी दीदी पूछिए। ये जो बीजाक्षर है भैया जी, इसका सिंगल सिंगल बीजाक्षर का ध्यान करने का, कि वो जो पूरा सिंबल है उसी में वो बीजाक्षर का ध्यान करने का, पूरे बीजाक्षरों का? पूरे बीजाक्षरों का करना है, पूरे बीजाक्षर करिए, एक एक करके करना है, एक एक का भी कर सकते हैं। एक एक को पहले अपन ने ध्यान रखा और फिर उसके बाद आप पूरा का पूरा एक 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बैठकर एक साथ पूरा भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते, क्रम क्रम से करिएगा, आराम से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ध्यान के अनेक विषय हो चुके हैं। तो हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करें, सप्ताह में एक एक दिन थोड़ा सा सबको समय दें, वहाँ की एक चीज़ को पूरा कंटिन्यू करें और कम से कम अन्य चीज़ें हैं उनको सप्ताह में एक एक दिन का समय जरूर देते रहें। अब ज़िंदगी अपनी पूरी ध्यान पर ही टिकी हुई है, बस ध्यान करना अपन को। क्योंकि पहले हम लोग सोचते थे कि हमारे पास ध्यान का कोई कैसे करना चाहिए, ध्यान में क्या करना चाहिए, ध्यान में क्या करना चाहिए। अब ये कहेंगे कि ध्यान में क्या क्या करना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब क्या क्या करें। पहले विषय ही मिलता था कि क्या करें क्या करें क्या करें, अब कहेंगे कि क्या क्या करें क्या क्या करें क्या क्या करें, बताओ। ठीक है, चलिए। और कुछ चीज़ें समझनी थी अपन को, पर अब समय आपका आज पर्याप्त हो चुका है। शायद अपन लोग आज बैठ कर के शाम को भी मिले हैं, शाम को, हाँ
शाम को भी बैठेंगे और उसमें भी अपन लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे। रात के समय में कुछ समय जो भी होगा तो अपन उसमें ही बैठ कर के समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के इतना पर्याप्त है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को अच्छा और सफल बनाने के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। सभी को जय जिनेंद्र।